नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के मंदिरों की नगरी के नाम से मशहूर नगर मनासा में। यह वो नगर है जहां पर चंद्रावत राजवंश ने और होलकर राजवंश ने अपनी वीर गाथाओं के किस्से छोड़े हैं। यह वो नगर है जहां पर कई वीर स्मृतियां लिखी गई हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस नगर की वर्तमान में परिभाषा और परिचय ख्यातिनाम साहित्यकार बालकवि बैरागी के रूप में, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के सुंदरलाल पटवा के रूप में भी है। आज का मनासा अपने जोशीले और सेवाभावी विधायक माधव मारू के नाम से जाना जाता है। तो वहीं मनासा की एक और पहचान है जिस पर संपूर्ण नीमच जिला गर्व करता है, जिसने मध्य प्रदेश और संपूर्ण देश में अपनी लेखनी के बल पर मनासा का नाम रोशन किया है। लोक साहित्य लेखन के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली एक ऐसी ही हस्ती से आज हम रूबरू होंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनकी साहित्य साधना में लेखन के प्रति जोश उनकी उम्र के साथ सदैव बढ़ता चला गया है। लोक साहित्य लेखन के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली एक ऐसी शख्सियत से आज हम रूबरू होंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनकी साहित्य साधना में लेखन के प्रति उनका जोश उम्र के साथ सदैव बढ़ता चला गया है। मैं स्वागत करता हूं आज के साक्षात्कार में हमारे बीच मौजूद डॉक्टर पूर्णमल जी सहगल साहब का। सहगल साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभम, तुम हमारे इस आश्रम में आए और मुझसे चर्चा करने का आपने प्रयत्न किया। मैं आपको और आपकी सारी पीढ़ी को प्रणाम करता हूं और प्रयत्न करूंगा कि मैं आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर ठीक ठीक दे सकूं और आपको संतुष्ट कर सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपकी आज्ञा हो तो साक्षात्कार शुरू करें? बिल्कुल लीजिए आप। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके बचपन और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सर्वप्रथम हमें बताएं। आपने ऐसा प्रश्न कर दिया जो मुझे रोमांचित करता है। मैं जब विस्थापन के बाद पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, उसके बाद जब मेरा परिवार मनासा में आकर के बसा, तब मेरी उम्र 12 और 13 साल के मध्य में थी। मेरा दायां हाथ वहाँ जो दंगे हुए उससे बगल में बल्लम से बरछे से कटा हुआ था और मैं उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकता था। तब भी मेरे पिता के ने जिस मुझे आत्मबल दिया, प्रेरणा दी, और हम सब भाइयों ने मिलकर के ये सोचा कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, अनुदान नहीं मांगेंगे, श्रम करेंगे और श्रम से फिर अपने आप को स्थापित करेंगे। तब मैंने बसों पर जा कर के उस एक हाथ के बल से अपने मित्रों के साथ बिस्तर उठाए और बिस्तर उठा के जो उससे पैसा मिला उससे हमने अपना परिवार चलाया। और जब पहली कक्षा में हम भर्ती हुए तब पहली कच्ची और पहली पक्की ऐसी 2 कक्षाएँ हुआ करती थी। मैं वहाँ उर्दू की चौथी क्लास, जिसे चौथी जमात कहा जाता था, पढ़ते पढ़ते यहाँ आया था। तो वो सारी जमातें तो समाप्त हो गई, फिर से पहली में पढ़ना पड़ा। इस प्रकार पहली से लेकर के और अंतिम PhD तक, साहित्य रत्न तक मुझे अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ साथ करनी पड़ी, क्योंकि कहीं से भी मुझे आर्थिक सहयोग नहीं था। परिवार बढ़ गया था, बच्चे थे, पत्नी थी, माँ बाप था, उन सब का सहयोग भी मुझे मिला आत्मबल के रूप में। और इस प्रकार मेरी कक्षा और स्कूल, मेरा गांव मेरी कक्षा बनता चला गया, मेरे मित्र मेरे सहयोगी बनते चले गए, और इस प्रकार से मैंने पहली कक्षा से लेकर के और PhD तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। सर आत्मबल और स्वावलंबन का पाठ तो आपने बचपन में अपने स्ट्रगल से सीख लिया था, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब पाकिस्तान से यहाँ आए थे तो कौन से शहर से या कौन से कस्बे से आए थे, अगर आपको याद आता हो तो? नहीं, याद है मुझे तो आज भी अपना पूरा गांव याद है। अगर मुझे मेरे गांव के स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे उतार दें, जो कि मेरे घर से बहुत दूर नहीं था, तो मैं आराम से अपने उस हवेली, जो बहुत बड़ी हवेली थी, जिसका दरवाज़ा इतना बड़ा था कि भरा हुआ ऊँट अंदर चला जाए, उस हवेली पर पहुंच सकता हूं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकता हूं और पूरे गली मोहल्लों में घूम करके और वापस मैं अपने घर पे आ सकता हूं। उसका एक एक चप्पा मुझे आज भी याद है। हमारे गांव का नाम था पंचग्रही, अर्थात 5 घरों का गांव। तो बाद में धीरे धीरे विस्तार होते होते वो हो गया। कहते हैं कि 5 घरों में एक घर हमारा भी था, जिसमें हमारे पूर्वज आके बसे थे। एक ब्राह्मण का परिवार था और 2 मुसलमानों के परिवार थे, और एक परिवार जो था खत्री समाज का था। ऐसे 5 परिवार वहाँ बसे थे। पंचग्रही उस गांव का नाम था। छोटा सा गांव था लेकिन सुंदर गांव था, और गांव में एक दूसरे के प्रति किसी के भी मन में कोई बैर, विरोध, विषाद नहीं हुआ करता था। हम एक दूसरे के
पर्व त्यौहार में, उनके अच्छे बुरे में, दुख सुख में, मरण परण में सब शामिल होते थे। कोई ऐसा विरोध नहीं होता था। और यहाँ तक कि जब किसी के यहाँ कोई दुख सुख होता था और उसमें भी हम लोग शामिल होते थे। गांव छोटा सा था, उसकी तहसील बक्खर थी और तहसील के अलावा जो हमारा ज़िला था वो मियांवाली था। वहाँ के हम रहने वाले थे और यहाँ आ गए, मनासा में बस गए तो मालवा हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि हो गई। एक प्रश्न आप चाहे नहीं करेंगे लेकिन मैं उसका उत्तर आपको बिना प्रश्न के देता हूँ। झांसी में जब मैं एक सेमिनार से बाहर निकला, मैं उस वक्त संगीत, लोक साहित्य में संगीत के तत्व पर मुझे व्याख्यान देना था। बाहर आते ही मुझसे एक प्रश्न हुआ कि सैगल साहब ये बताओ कि आपकी मातृभाषा तो पंजाबी है, फिर आप मालवी में काम करते हैं तो आप मालवी को अपनी मातृभाषा कहेंगे या पंजाबी को अपनी मातृभाषा कहेंगे? तो प्रश्न बहुत कठिन था। मैंने उनको बहुत ही सहज उत्तर दिया। मैंने कहा कृष्ण की 2 माताएं थीं, देवकी और जसुमती। देवकी ने उनको पैदा किया और जसुमती ने दूध पिलाया। तो जो प्रश्न इस बारे में कृष्ण का होता वही प्रश्न मेरा समझ लीजिए। ये मालवी मेरे अंतरात्मा में बसी हुई है, मेरे प्राणों में बसी हुई है। और पंजाबी हम घर में बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है, उसका भी हम उसी प्रकार से मान करते हैं। लेकिन मालवी तो मेरे प्राणों का तत्व है, जिसे 5 भूतों से शरीर बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि छठा तत्व मालवी मेरे लिए है, मालवी साहित्य मेरे लिए है, मैं इसमें काम करता हूँ। विस्थापन के दर्द को आपने अपनी ताकत बनाया और मालवी भाषा के प्रति जो आपका प्रेम है वो जगत विदित है। क्या आज़ाद भारत के बाद जब वहाँ से आप यहाँ आए उसके बाद कभी वापस पाकिस्तान अपनी जन्मभूमि पर आप गए हैं? कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। उसका कारण बताता हूँ। मैंने एक बार सोचा, प्रयत्न भी किया और मैं प्रयत्न में सफल भी हो सकता था। मेरे पास ऐसे राजनीतिक कुछ सहयोग भी थे कि मैं वहाँ जा सकता था। लेकिन मेरे पिता ने कहा कि वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो तुम्हारे मन में एक दर्द पैदा होगा। ये हवेली हमारी थी, ये खेत हमारे थे। जब मैं ही उनको भूल गया तो तुम उसको भूल जाओ, वो हमारा था ही नहीं। अब जो कुछ है हमारे सामने यही हमारा है। इसलिए वहाँ उसके बारे में सोचना कि हमारे पास इतनी बड़ी हवेली थी, इतने बड़े हमारे पास जानवर थे, गायें थी, भैंसी थी, घोड़े थे, ऊँट थे, या ज़मीन थी, खेती थी, वो सब भूल जाओ और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो। इसलिए वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं वहाँ नहीं गया फिर कभी। एक सम्भ्रात परिवार से आप निकल कर आए थे, एक अच्छे परिवार के बारे में आप थे, एक प्रतिष्ठित परिवार के में आपने जन्म लिया था जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यहाँ आकर फिर वो भी मध्य प्रदेश के मालवा में आकर जिस प्रकार से आपने अपना स्ट्रगल किया, तो उन स्ट्रगल के दिनों में आपको मजबूती कहाँ से मिलती थी? बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मजबूती हमको अपने पिता और अपनी माँ से मिली। पिता ने कह दिया कि अभावों को स्वभाव बना लो। अभाव होते ही नहीं हैं। अगर तुम्हारे मन में अभाव हैं तो फिर अभाव हैं, इसलिए उसको अपना स्वभाव बना लो, उसकी आदत डाल लो। इसलिए कि चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे सामने थाली में आए उसको ऐसा समझो कि ये बहुत बढ़िया भोजन है, उस भोजन को करो। जैसे वस्त्र मिलें उनको बड़े स्नेह से और बड़े आदर से पहनो। एक बात ध्यान रखना, किसी से भी कभी भी एक प्याज की भी याचना मत करना। घर में कुछ नहीं है तो नमक से खा लो, नमक और मिर्ची का घोल बना के रोटी खा लो, लेकिन बाहर मत आने देना इस बात को कि आज हमारे घर में सब्जी नहीं थी या रोटी नहीं थी। इसलिए हमने जो पिता से सीखा वो पिता के सीखे हुए बात को हमने आत्मसात कर लिया और जीवन को उसी प्रकार जीते जीते आज आपके सामने बहुत ही इज्जत के साथ में और बहुत ही आराम से और बड़े खुशहाली से अपने जीवन को जी रहे हैं। कोई कमी नहीं है जीवन में, क्योंकि जीवन में कमी को हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। कमी होती नहीं है ऐसा मान कर हम जीवन में चलते हैं और हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। आज 5 लड़कियां मेरे ही ग्रंथों पर पीएचडी कर रही हैं, 3 लड़के मेरे ग्रंथों पर पीएचडी कर रहे हैं, एक छोटी सी नौकरी से मैं रिटायर हुआ। तो इससे अधिक मेरे लिए प्रतिष्ठा क्या हो सकती है। धन्यवाद। विस्थापन का दर्द आपने झेला और यहाँ तक कि चाहे कश्मीर में हुए विस्थापन का कार्य हो या 1947 का विस्थापन का कार्य हो, जितने भी विस्थापन से पीड़ित परिवारों से हम मिलते हैं तो उनका आत्मबल अन्य परिवारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो मेरा दूसरा सवाल था आपसे कि मनासा क्षेत्र का इतिहास क्या रहा होगा और मालवा के इतिहास में इस क्षेत्र की क्या भूमिका रही होगी, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, मालवा के इतिहास से हम अगर मनासा को जोड़ते हैं तो बहुत हमें पीछे लौटना पड़ेगा। जब हम यहाँ आए तो मनासा कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था।
कभी आप मनासा के नगर में जाएं तो वहाँ एक अल्हेड़ दरवाज़ा है। अल्हेड़ दरवाज़े से लेकर के और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसी सड़क पर तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। उस बाज़ार को पार करके और बद्री विशाल का मंदिर आएगा। और बद्री विशाल के मंदिर के उस तरफ फिर कुछ नहीं था। जो कुछ भी था छोटा सा गांव था। यहाँ शनिवार को हाट लगता था। और लेकिन ये ऐसा समझिए कि साहूकारों का गांव था। यहाँ साहूकार थे और आसपास के ठिकाने जितने भी थे वो ठिकाने यहाँ के साहूकारों से पैसा लेते थे, उधार लेते थे। ये इस मनासा की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ इस मनासा की गरिमा थे। बहुत बड़े शास्त्री, बहुत बड़े कह लीजिए भागवतकार नरहरि शास्त्री, जिनको ये मनासा याद करे। यहाँ बाल कवि बैरागी हुए जिन्होंने पूरे भारत में बल्कि भारत के बाद दूसरे देशों में जा कर के भी मालवी की प्रतिष्ठा स्थापित की, हिंदी की प्रतिष्ठा स्थापित की। और वो पहले कवि थे जिन्होंने मंचों पर मानदेय प्राप्त करने की परंपरा शुरू की। उससे पहले ये होता था कि साहब आप कविता पढ़िए और घर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, बिना कुछ लिए कविता नहीं पढ़ेंगे। हम कविता लिखते हैं, भीतर से कविता पैदा करते हैं और उस कविता को हम बेच नहीं रहे हैं, लेकिन उसका मानदेय तो लेंगे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक समिति बनाई, मित्र मंडल बनाया और उन्होंने कहा बिना पैसा लिए कविता नहीं पढ़ेंगे। और ये रहा कि अंत तक 50,000 रुपये एक कवि सम्मेलन के लेने के लिए परंपरा यहाँ पर स्थापित हुई। ये हमारा मनासा नगर रहा है। मनासा यूँ समझिए कि हमारे लिए, मेरे लिए विशेष रूप से माँ की गोदी की तरह, माँ के आंचल की तरह है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को अपने गोदी में लेकर के अपने साड़ी या लुगड़े से ढक करके अपना स्तनपान कराती है, वैसे ही इस मालवी माता के इस मनासा नगर ने मुझे पोषित किया। अपना दूध पिला करके, अपना जल पिला करके, अपना अन्न खिला करके, अपनी वायु दे करके आज मैं यदि जो कुछ भी हूँ इस मनासा की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं इसलिए हूँ। मनासा की एक विशेषता बताता हूँ आपको। यहाँ अगर दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है, बहुत बुरा झगड़ा हो जाता है, हाथापाई तक की बात आ जाती है और फिर लोग उनको छुड़ा देते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर पहुँचते पहुँचते दोनों के मन में ये होता है कि ये हमने क्या कर दिया, इतने अच्छे मित्र हम लड़ लिए आपस में। फिर बहाने ढूंढते हैं कैसे भी यार हम भी मिल जाएं। ये मनासा की मिट्टी की व्यवस्था है और कैसे भी करके बहाने बना के भी 2-3 दिन में वापस बैठ करके साथ साथ वो तोतला की सेव खाने के लिए बैठेंगे, पानी पीने के लिए बैठेंगे, पानी पतासे खाने के लिए जाएंगे। तो ये हमारे मनासा की संस्कृति है, ये किसी नगर में मैंने नहीं देखी है। यानी कि मनासा मालवी की वो इंदौरी तर्ज की वो भूमि जहाँ फूडी जोन है, तो खाने के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से हम अपने बेर बुलाकर आप कार्य करते रहे हैं। बैरागी जी के बारे में आपने जो बात बताई वो हमने पहले कहीं सुनी नहीं थी और शायद हमारे दर्शकों ने भी नहीं सुनी होगी। मेरा अगला प्रश्न आपसे था कि भादवा माता मंदिर की ऐतिहासिकता और चमत्कार के बारे में आप कुछ बताएं। बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। देखिए, भादवा माता हमारे इस अंचल की, जिसे वैष्णो देवी कहते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भादवा माता है, वैष्णो देवी वैष्णो माता है। दो देवियों की तुलना करना ये उचित नहीं मानता मैं। जिसे दो व्यक्तियों की तुलना नहीं करना चाहिए कि तुलना करने में किसी को कम किसी को ज़्यादा बताना पड़ता है। भादवा माता अपने आप में एक महान तीर्थ है और यहाँ कई रोगी आकर के निरोग होते हैं। और इसका इतिहास अगर हम देखते हैं, मेरी किताब आई इस पर, भादवा माता पर छोटी सी किताब आई है, उसमें मैंने लिखा है कि मूल रूप से ये भीलों का एक गांव था छोटा सा। वहाँ से जब एक राजकुमार, एक ठिकानेदार का बेटा वो युद्ध करने गया और जब उसकी पत्नी की विवाह हुआ ही था और उसी दिन उसको युद्ध में जाना पड़ा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हो लेकिन मैं आपके साथ रहूँगी, ये विश्वास रखना। और वहाँ जब युद्ध करते करते वो घायल हो गया तो इनको सत्य जागृत हुआ उसकी पत्नी को, और वो घोड़े पर बैठ करके युद्ध भूमि में पहुंची और अपने घायल पति को घोड़े पर डाल करके युद्ध करती हुई अपने उन शत्रुओं को मारती काटती हुई वापस वहाँ से निकली। और जब वह पहुँची तो यहाँ एक छोटा सा कुंड हुआ करता था जिसमें पानी रहता था। उसी कुंड में से वहाँ की भील युवतियाँ आकर के पानी भर के ले जाती थी, उसी से पीती थी। इसने देखा कि अब मेरे पति की स्थिति जो है बहुत ही ख़राब हो गई है। उसने अपनी पति को उतारा, वहाँ रखा और देखा तो पति उसका मर चुका था। तब भील युवतियाँ जब आईं
तो उनने देखा कि भाई ये तो एक कोई ऐसी बैठी हुई है, राजकुमारी बैठी हुई है, उनका पति यहाँ पर मरा पड़ा है। तो सब लोग आई, उनका सहयोग किया। तब तक वहाँ से कई घुड़सवार जो शत्रु थे उसका पीछा करते करते वहाँ आए। तो सती ने वहाँ से श्राप दिया कि रुक जाओ, और वहीं उनके घोड़े रुक गए, जाम हो गए, जैसे कि वो पत्थर के बन गए हों। उन्होंने कहा कि लुंज पुंज हो जाओ। वो सारे घोड़े उनके लुंज पुंज हो गए, वो सब लुंज पुंज हो गए, और सती वहाँ बैठी रही। जब वहाँ से बड़ी उसके मन में दया आई, उन्होंने कहा जाओ वापस लौट जाओ, तो वो वापस लौट गए। ये चमत्कार देख करके वह भील युवतियों ने कहा ये तो कोई देवी है। उसने फिर अपनी गोदी में लिया अपने पति को और अग्नि का आह्वान किया, और वो वहाँ पर वो सती हो गई। और कहा उससे पहले कि मेरे पति की और मेरी राख को आप इस कुंड में प्रवाहित कर देना, और जो भी इस कुंड में आकर के स्नान करेगा, इसका जल को पिएगा, उसको जो है कई रोगों से, विशेष करके जिस प्रकार से मैंने उनको वापस ठीक किया, उनको लकवे से, वो उससे ठीक होंगे। ये इतिहास इस धाम का मुझे प्राप्त हुआ लोक से, सो मैंने उसको लिखा भी है। इसको हम कह सकते हैं कम से कम भी ये 200 साल पुराना धाम है। और लेकिन आज जो मंदिर बना है, इसका जो प्लान है आगे, मास्टर प्लान, उसमें काम चल रहा है। कब तक कितना हो जाता है अभी कह नहीं सकते। बीच में 2 साल जो ये लॉकडाउन हुआ कोविड के कारण, उसके कारण भी थोड़ा काम रुका है। लेकिन ये धाम धीरे धीरे बहुत ही सुंदर बन रहा है, और लोग यहाँ आते हैं और निराग होकर जाते हैं। ये इसको हम वैष्णो देवी, चाहे लोग कह रहे हों भावना में आकर के, वैष्णो देवी है, भादो माता है। हम वैष्णो देवी से क्यों भादो माता की तुलना करें, इतने इनको छोटा बताएं। हम किसी से तुलना करते हैं तो स्वयं को उसको छोटा बताते हैं। मैं नहीं मानता कि ये किसी से कम है। इस क्षेत्र में केवल 3 देवियाँ ऐसी हैं, दूधाखेड़ी माता, उधर राजस्थान में आवरी माता, इधर देखो तो आपकी आंतरी माता, इधर आते हैं तो आपकी भादवा माता। ये जो देवियां हैं, ऐसी एक मोड़ी माता थी जो डूब में आ गई है, अब वो नहीं रही है। ये सब माताएं आपस में बहने लगती थीं और एक दूसरे से मिलने के लिए ये वहाँ आया करती थीं। 7 दिन में वहाँ जाती थीं, 7 दिन में वहाँ जाती थीं। ऐसा लोक कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। जो भी लोक कहता है, मैं तो लोक का प्रतिनिधि हूँ, जो जानता हूँ वो मैंने बता दिया आपको। वैसे तो आपने इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य के अलावा भी कई अन्य विधाओं पर भी अपने ग्रंथ लिखे हैं, मगर लोक साहित्य के प्रति आपका इतना विशेष अनुराग क्यों रहा? बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। कभी कभी ईश्वर ऐसा चाहता है कि वो आदमी क्या करे, वो वहाँ तय करता है, ईश्वर ही तय करता है, मनुष्य तय नहीं करता है। हुआ ये था कि मेरा विषय था PhD का संत पीपा पर काम करना। उस वक्त संत पीपा का एक भी पद लोक में नहीं था। केवल गुरु ग्रंथ में एक पद था, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। उसी आधार पर मुझे जब हमारे गाइड ने और उस वक्त के जो उज्जैन में कुलपति थे शिव मंगल जी सुमन, उन्होंने मिलकर के मुझे ये विषय दिया कि आप ऐसा करो कि संत पीपा की कृतियों का संकलन और संपादन, इस विषय पर काम करो। इसका एक भी पद कहीं नहीं है और तुम्हारे सामने चुनौती है। अगर तुम चुनौती स्वीकार कर लो तो इस काम को करो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम होगा। और तुम्हारी PhD अभी से मैं दस्तखत करता हूँ, तय है अगर कर लेते हो तो। उसलिए मुझे पूरा राजस्थान जाना पड़ा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, नागौर, इधर झालावाड़, कई गांवों में घूमा। कुछ पानीलूपे में मिला, कुछ लोगों से सुन कर के मिला। तो लोक में जो मुझे पद मिले, तो धीरे धीरे लोक से मेरा संपर्क होता गया। मुझे लगा कि ये लोक तो अथाह सागर है, इसमें जितनी गहरी चुमकी लगाओ उतने ज़्यादा रत्न प्राप्त हो सकते हैं। कभी कभी सीप और घोंगे भी प्राप्त होते हैं, और आप निराश हो गए सीप घोंगे लेकर के, तो उसमें आपको निराश इसलिए नहीं होना है कि आपकी चुमकी जो थी वो गहरी नहीं थी, और गहरे जाएंगे तो फिर आपको रत्न मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैं धीरे धीरे लोक की ओर बढ़ता गया। और मेरी नौकरी जो मेरी लगी वो ग्रामीण अंचल में थी। तो ग्रामीण अंचल में जाने से मैं 10 साल तक, एक गांव है मंदसौर तहसील का गांव है रिछा लाल मुहा, वहाँ रहा। एक राजपूतों गांव है ऊपर सगवाली गांव है पठार पर, बिल्कुल राजस्थान की सीमा पर, वहाँ मैं रहा। तो
गांव के लोगों के संपर्क में आने से और वहाँ फिर चूँकि मेरे मन में लोग से जुड़ने की एक भावना पैदा हुई थी, तो वहाँ के जहाँ कहीं भजन मंडल हो रहे हैं, बच्चे औरतें गा रही हैं, एक जब चुपचाप बैठ जाओ, उनको सुनो, उनको लिखो। फिर वहाँ के जो लोक गायक हैं, जो भोवाई और माच के लोक गायक हैं, उनसे मिलो, उनसे जो प्राप्त किया, इस प्रकार धीरे 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 लोक में मैं गहन होता चला गया। और आज मैंने लोक पर जो काम किया है, सभी पुस्तकें अगर जो मैंने लिखी हैं वो इतिहास पर भी लिखी हैं, पुरातत्व पर भी लिखी हैं, साहित्य पर भी लिखी हैं, लेकिन हर पुस्तक में लोक अवश्य है, लोक उसके केंद्र में है। तो इस प्रकार अभी लगभग 82 पुस्तकें छप चुकी हैं और 10 पुस्तकें बिल्कुल छपने के लिए तैयार पड़ी हैं और 3 पुस्तकें तो संभवतः अगस्त तक छप करके आ जाएंगी, प्रोसेस में है। ये मेरा सवाल अगले वाला होने ही वाला था, आपने उसका पहले ही जवाब दे दिया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि पहली पुस्तक को संकलन करने का समय, ख्याल और किस और उस पर जो रुझान आपका केंद्रित हुआ? पहली जो पुस्तक मेरी थी वो थी चंद्रावतों पर, चारण की बेटी। मैं चूँकि महागढ़ में पदस्थ था और वो चंद्रावतों का ठिकाना है, तो वहाँ मुझे लगा कि चंद्रावतों पर काम करना चाहिए। फिर मैंने जब लोक में देखा, इतिहास में देखा, लोगों से मिला, तब मुझे लगा कि भाई चंद्रावतों पर काम तो किया जा सकता है, लेकिन मैं इतिहास पर नहीं जाना चाहता था। मैंने उसके इतिहास को तो लिखा, लेकिन इतिहास को ऐसा लिखा कि वो कहानी लगे। इतिहास एक रूखा विषय है। हम जब पढ़ते थे तब कहा जाता था कि इतिहास, ज्योग्राफी, इतिहास बड़े बेवफा हैं, रात को रटो और दिन को सफ़ा हैं। तो मैंने कहा इस इतिहास को ऐसा लिखें कि ये रुचिकर लगे। तो चारण की बेटी को मैंने लिखा और उनको चंद्रावत वहाँ से चले क्यों उनका निष्कासन हुआ, फिर वहाँ से कहाँ कहाँ रुकते रुकते कहाँ पर आए, आंतरी में कब पहुँचे, फिर आंतरी में किस प्रकार उनका संयोग हुआ और मांडव से उनको सहायता मिली, फिर उन्हें आमदगढ़ जीता, आमदगढ़ के बाद में फिर रामपुर पर कब्जा किया। ये जो पूरी परंपरा थी मैंने उस छोटे सी किताब में लिखी। लेकिन इसके बाद जो किताब आई वो थी, एक थी भवानी। अगर किसी ने चारण की बेटी पढ़ी है और एक थी भवानी नहीं पढ़ी है और उसके बाद में दंभ का विषय नहीं पढ़ा है, ये 3 पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, तो वो उसका चंद्रावतों पर काम जो है अधूरा माना जाएगा, क्योंकि वो क्रमिक एक प्रकार से विकास है चंद्रावतों के इतिहास का। तो इस प्रकार से मैंने पहली पुस्तक वो लिखी, फिर तो चलता गया सिलसिला। कौन से वर्ष में लिखी होगी सर? ये मैंने 1975 में, 1975 में नहीं भूल रहा हूँ, 1969 और हाँ 74 में, 1974 मैंने चारण की बेटी लिखी और फिर ये छपी बाद में वहाँ पर उदयपुर में छपी है किताब और छप करके यहाँ आई। उस वक्त वो किताब 11 रुपए की थी, आज अगर छापता हूँ तो 110 रुपए की वो किताब होती है। लेकिन किसी भी चंद्रावत परिवार ने वो किताब नहीं खरीदी मुझसे, सारी किताबें मुझे लोगों को मुफ्त में देना पड़ी। आज वो मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब फिर छापो इसको। मैंने कहा छापो, ले जाओ तुम छाप लो, मुझे कुछ मत देना, लेकिन वो छाप नहीं पा रहे उस बात को। ये एक साहित्यकार के साथ ये बड़ी पीड़ा हमेशा रही है कि उसके साहित्य का आप मोल नहीं लगा सकते हैं। साहित्य की हर कृति, हर शब्द एक अनमोल कृति होती है। आपके जीवन में लोक साहित्य एकदम रच बस गया है। आपके शब्दावली में, आपके व्यवहार में, आपके ग्रंथों में कहीं पर भी उसको अंतर नहीं कर पाते हैं कि लोक साहित्य अलग है या डॉक्टर पूर्णमल जी सहगल अलग है। वो दोनों एक रूप से जुड़ चुके हैं, जैसे जीव और एक आत्मा है। तो आपके द्वारा लिखा गया कौन सा ऐसा किरदार जो आपके हृदय के सबसे करीब रहा है? देखिए, ये प्रश्न आपका जो है ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, क्योंकि आपकी जो भी संतान पैदा होती है, आप कोई कल्पना करें, कोई पूछे कि सब आपके 4 बेटों में से और 2 बेटियों में से कौन ज़्यादा आपके लिए प्रिय है, तो वो उत्तर जो होगा वो उत्तर बहुत ही पक्षपातपूर्ण होगा। मेरी हर पुस्तक मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी पहली पुस्तक प्रिय थी। मैं इसमें कोई भेद नहीं कर सकता। रामा भील के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, उसको लिखा। उसके बाद में चारण की बेटी के लिए मैंने उतना ही प्रयत्न किया था। अभी ये किताब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पड़ी हुई है, कभी कैमरे में लेंगे उसको आप। मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि कालिदास का जन्म भानपुरा के सुजानपुरा नाम के गांव में हुआ था। वहाँ उसकी समाधि थी, जबकि वो गांव डूब में आ गया। तो उसको प्राप्त करने के लिए एक पुस्तक मेरी आई है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक की गाथा को कलेक्ट करने के लिए हम 3 जने जुटे और वो केवल 14 के दिन ही उनके देवरे पर जाकर वो गाते थे। तो अलग अलग देवरों पर गाते थे, सब देवरों पर जाकर उनका कलेक्ट किया। इसलिए हर
पुस्तक के साथ में मैंने ईमानदारी के साथ में पूरे श्रम के साथ में मेहनत की है। इसलिए मैं कभी नहीं कह सकता आपसे कि कौन सी पुस्तक मुझे ज़्यादा प्रिय है और कौन सी कम प्रिय है। जून जी की किताब के लिए मैंने पूरा क्षेत्र घूम डाला और वहाँ जून जी पर छोटी सी किताब लिखी। तो कोई कहे सब छोटी सी किताब है ये, लेकिन जून जी ने अपने उस अंचल की अकाल को सुकाल बनाने के लिए जीवित जल समाधि ले ली अपने कुंवर के साथ में। तो इस बात को लेकर के अगर छोटी सी भी किताब आती है तो बहुत बड़ी बात है। इससे पहले क्यों नहीं लिखी किसी ने उस पर? वो तो बहुत पुरानी है, समाधि बहुत पुरानी है, मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ईश्वर चाहता था, जून जी चाहते थे कि मैं उस पर लिखूं। इसलिए मेरे लिए तो हर पुस्तक उतनी ही प्रिय है जितनी की चारण बेटी थी, जितनी की अब ये कालिदास वाली पुस्तक है, जितना कि अभी पर्यावरण वाली पुस्तक अभी आ रही है, जितनी कि अभी मालवा के 3 महानायक भर्तृहरि, विक्रमादित्य और भोज, इन पर जो किताब आ रही है, ये सारी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक पुस्तक महत्वपूर्ण हो सकती है। जिस प्रकार एक किसान के लिए उसके खेत में बोई गई हर क्यारी के अंदर का बीज महत्वपूर्ण है, उसी लिए क्योंकि उसमें उसका समर्पण झलकता है, उसी प्रकार आपका समर्पण आपकी हर पुस्तक, हर साहित्य शोध में लगा है, इसलिए वो आपको अत्यधिक प्रिय रही है। सुजानपुरा का आपने जिक्र किया, जो भी वर्तमान में गांधी सागर की जल प्लावित क्षेत्र में है। सुजानपुरा वही सुजानपुरा जो चंद्रावतों का कभी एक ठिकाना हुआ करता था। साहित्य लेखन में मेरा अगला सवाल है कि साहित्य लेखन में हर शोधार्थी को दिक्कत आती है। आप इस उम्र में भी शोधार्थी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहित्य लेखन के इस दौर में, इस उम्र तक आपको क्या क्या दिक्कत आई? कुछ ऐसे सुखद एवं दुखद अनुभव जो आप साझा करना चाहें। देखिए, एक छोटा सा आपको सुनाता हूं मैं कि क्या दिक्कत आती है, उसी पर से आपको अनुमान हो जाएगा। कंजाड़ा पठार पर भीलों का एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा गांव है। यानी समझिए कि एक घेरे में यूँ घेरा, चंद्राकार घेरा बनाएं, वो घर बने हुए हैं, बस इतनी बड़ा वो गांव है। वहाँ एक भील को एक गाथा याद थी, वो गाथा लिखने के लिए मुझे जाना था। सर्दी के दिन थे, फरवरी का महीना था। तो वहाँ पर एक छात्रावास है, छात्रावास का अधीक्षक वो मेरा शिष्य रहा। मैंने उससे कहा मुझे उस गांव में जाना है, कि चलो मैं ले चलता हूँ। वो मुझे मोटरसाइकिल से ले गया। वहाँ गए हम लोग संध्या समय, तो गांव में एक भी व्यक्ति नहीं था, केवल कुछ कुत्ते वहाँ घूम रहे थे। अब हमने कहा भाई यहाँ तो कोई है नहीं, क्या करें? तो मैंने कहा ऐसा कोई तुम जाओ वापस, अब मैं यहाँ रहूँगा। गांव है तो गांव के लोग आएंगे ज़रूर, और वो भी व्यक्ति आएगा। तूने कहा साहब यहाँ कैसे रहेंगे अकेले, और अब चलिए छात्रावास में, सवेरे जल्दी मैं आपको ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से अब लौटूंगा नहीं, अपना काम करके ही वापस आऊँगा। तब एक महिला आई। संयोग से मैं जिस घर के सामने खड़ा था, वो महिला उसी व्यक्ति की पत्नी थी जिससे मुझे काम था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई फलाने आदमी से मिलना है। कि सब हमारा घर वाला, तो कब आएंगे? कि सब आगा ज़रूर, पर मोड़ा आगा, दूसरा गांव में दान के करवा गया, और वो थोड़ी देर में आ गया। ठंड बहुत थी, लेकिन वो उसको भी परेशानी हुई कि मैं इस आदमी को कहाँ बिठाऊँ, कहाँ रखूँ। शहर का आदमी है, एक झोंपड़ी है उसके पास में, और झोंपड़ी में दोनों पति पत्नी भी सोते हैं, उनके बच्चे भी सोते हैं, उनकी 2 बकरियाँ भी बनती है। तो मुझे कहाँ सुलाए? तो वो उसने अलाव लगा दिया। अलाव के साथ एक चटाई बिछा दी, एक शाल थी मेरे पास, उस शाल को मैं ओढ़ लेता था, आगे गर्मी ले लेता, फिर ठंड लगती पीछे तो फिर घूम लेता। इस प्रकार मैंने रात निकाली और सवेरे उसको लिखा, पूरी गाथा को लिख करके, और वापस आया। ये सारी तकलीफ़ें सहन करने की अगर क्षमता हो तो लोक साहित्य में काम करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। मेरी हर गाथा इसी प्रकार से मैंने कलेक्ट किया है, इन्हीं श्रम के साथ में, इसी आस्था के साथ में, इसी विश्वास के साथ में, वरना तो लोक साहित्य में काम करना ही नहीं चाहिए। कुल मिला के अगर लोक साहित्य में अगर आपको साधना करनी है तो आपको लोगों के बीच में जाकर, उन्हीं के बीच में रहकर, उन्हीं के जैसा बनना होगा, तभी आप उस किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे। क्षेत्रीय इतिहास लेखन और लोक साहित्य में आपने काफ़ी काम किया था। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा कि क्षेत्रीय इतिहास लेखन और लोक साहित्य लेखन क्यों ज़रूरी है, और आने वाली पीढ़ी और इतिहासविदों या इतिहास प्रेमियों से आप क्या आशा करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, ये बहुत पहले होना चाहिए था। जब तक हम क्षेत्रीय इतिहास को नहीं टटोलेंगे, जब तक जो इतिहास लिखा गया है और उस इतिहास को किसने लिखा है, या तो विदेशियों ने लिखा है या फिर चारणों ने लिखा है। तो चारणों के सामने तो ये था कि उन्होंने राजाओं की, अपने जो आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा में लिखा है, उनकी प्रशस्तियाँ लिखी हैं, तो वो भी इतिहास पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सकता।
जो विदेशियों ने लिखा है उन्होंने भी ये ध्यान रख के लिखा है कि हमारी गरिमा भी बनी रहे, और वो आपसे आके मिले और आपने जो बता दिया उसी को उन्होंने लिख दिया, वो पूरे देश में घूमे नहीं। इसलिए क्षेत्रीय इतिहास अगर हम लिखेंगे, जैसे मैंने रामा भील पर लिखा, तो रामा भील पर अब तक तो किसी ने नहीं लिखा, केवल एक चलताव कर दिया कि यहाँ पर रामा भील का एक अस्तित्व था और वो डाका डालते थे। अब चंद्रावतन से बात कीजिए, वो यही कहेंगे वो तो डाकू था। लेकिन पूरे अरावली पठार पर हिंगलाजगढ़ से लेकर के और पूरे यहाँ आखिर चित्तौड़ की सीमा तक उसकी सत्ता थी, तलहटी में सत्ता थी। इतना सत्ताधारी व्यक्ति केवल डाकू था ऐसा कह कर के हम काम नहीं चला सकते। इसलिए क्षेत्रीय इतिहास को हमें पहले टटोलना पड़ेगा और लोक में जाना पड़ेगा, और लोक से जो हमें प्राप्त होगा उसको ला करके, और क्योंकि लोक में इतिहास और पुरातत्व दोनों अपने आप शामिल हो जाते हैं। इतिहास जब भटक जाता है, खड़ा ठिठक हो जाता है, तब लोक साहित्य उसको उंगली पकड़ करके उसको मार्ग दिखाता है कि तुम यूँ मत जाओ, ये तुम्हारा मार्ग है। जब दोनों रुक जाते हैं तो पुरातत्व आकर के वो तुम्हें तीसरी आंख कहता हूँ, वो कहता है कि नहीं तुम दोनों कहीं गफलत में पड़े हो, ये जो समाधि है ये समाधि इस काल की नहीं है जिस काल की तुम मान रहे हो। तो जब तक पुरातत्व, इतिहास और लोक का अंतः संबंध नहीं होगा तब तक इतिहास लेखन जो है वो प्रमाणित नहीं होगा। इसलिए क्षेत्रीय इतिहास को तो हमें पहले टटोलना पड़ेगा, तब हमें इतिहास लिखना पड़ेगा। ऐसा मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने एक व्याख्यान में भी, वेबिनार में भी कहा है। धन्यवाद। क्षेत्रीय इतिहास लेखन पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों की हम हृदय तल से प्रशंसा करते हैं। सहगल साहब, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हम आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपके विचारों से और आपके जीवन से प्रेरणा लेकर इतिहास लेखन और लोक साहित्य को सहेजने के प्रति अपनी जागृति दिखाएगी। और पुनः मैं आपका अपने हृदय दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय ही नहीं, अपना महत्वपूर्ण जीवन भी, जो आप अब आमोद प्रमोद या कहीं मनोरंजन के कार्य में व्यतीत कर सकते थे, मगर आपने लोक साहित्य के प्रति, मैं जब आज आपसे मिला, जब भी आपकी कोई किताब पढ़ी, तो उसमें मुझे एक ही चीज़ दिखती है कि इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने अपना संपूर्ण जीवन लोक को ही अर्पित कर दिया। इसके लिए मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सहगल साहब। धन्यवाद। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय निकाल कर के मेरे इस आश्रम वाले इस कमरे में आए, जिसे मैं आश्रम कहता हूं। तो आपने जो मुझसे प्रश्न किए, शायद मैंने ठीक उत्तर दिए होंगे, और जैसा मुझसे बन पड़ा, जैसा मैं समय पर आपसे बात कर सका, तो मैंने कोई व्याख्यान नहीं दिया, मैंने तो आप लोगों से बात की है। इसको बातचीत के रूप में आप लें, और आप लोग, आपका फिर से बहुत बहुत पूरे आपके दल का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ। आप जो हमारे मित्र बैठे हैं, जो कैमरा लेके बैठे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शुभम, तुमको तो मैं धन्यवाद अभी भी देता हूँ और फिर बाद में भी देता रहूँगा। तुम पहले भी मुझसे मिल चुके हो, तो तुम अच्छा काम कर रहे हो, और इस काम में रुकना मत, निराश मत होना। और एक बात कहता हूँ आखिर में कि सूरज समय से उगता है, बराबर उगता है। कुछ बादल, काले बादल, उसको प्रभात में घेर लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि सूरज नहीं उगा होगा, लेकिन वो सूरज उन बादलों की छाती को चीरता हुआ फिर से आकाश में प्रदीप्त हो जाता है। इस बात को याद रखना। सुरंग के पहले छोर पर अंधेरा होता है, अंतिम छोर पर उजाला भी होता है। इसलिए ये बात हमें अगर काम करना है तो ध्यान रखना पड़ेगी, वरना फिर हम रुक जाएंगे, थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। वो नहीं होना है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपके द्वारा जो दी गई अमूल्य शिक्षा है, इसको मैं अपने जीवन में धारण करूँगा, और आपको और क्षेत्रीय इतिहास के प्रति जो इतिहास प्रेमी उनको भी निराश नहीं करूँगा। धन्यवाद।